मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम संधि भाग 8 पर बात करेंगे। अभी तक हमने 4 संधियों पर बात की थी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। 5वीं जो संधि है हमारी स्वर संधि में, वह है अयादि संधि। अयादि संधि जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं, इसमें अय आदि आते हैं। तो जब हम संधि की बात करते हैं उस समय 2 बातें करते हैं, मेल की और विकार की। तो हम यहाँ पर भी वही बात करेंगे। तो कहाँ तो मेल होता है और कहाँ विकार होता है। तो नाम से पहले हम स्पष्ट हो जाएं कि जिसमें अय, आय, अव, आव बनता है अर्थात विकार होता है, उसे ही हम अयादि संधि कहते हैं। कैसे? देखिए, ये सारी संधियों का एक बार 500 संधियों का मैं यहाँ आपको समझाने के लिहाज से रखता हूँ। जैसे सबसे पहले हमने जो 4 मूल स्वर है, अ, ई, उ, री, अब इनको आपस में मिलाया। इसको ये सब कोई आपस में जब मिले, सारे आपस में मिले, ऐसे कैसे भी मिल जाएंगे। तो ऐसे ही ऊ वाले मिले, फिर ये री, हालांकि हमारे दीर्घ है नहीं इसलिए री से कोई शब्द नहीं बना। तो अब ये जो 3 बने, ये जब ने दीर्घ रूप लिया तो बनी दीर्घ संधि। ये एक। दूसरा हमने क्या किया कि जो अ और आ है उसके सामने हमने ये ई को रख दिया, ऊ को रख दिया, फिर री को रख दिया। तो ये क्या बना? ए, ओ और अर। तो इसको हमने कह दिया ये है गुण संधि। ये संधि नंबर 2। फिर देखिए, अब आ के सामने ये 4 रूप लग गए। फिर आ के सामने 4 स्वयं स्वर रह गए। फिर हमने यहाँ ए मिला लिया, आई मिला लिया, फिर ओ मिला लिया, फिर ओ मिला लिया। फिर क्या बना? ये आई और औ। इसकी संधि बनी वृद्धि संधि। इसको हमने क्या नाम दिया? वृद्धि संधि। और हो गई है 3। चौथी संधि में क्या किया? अभी तक हमने आ को सब ओर से मिला दिया, अपने रूप में मिला दिया, ई से भी मिला दिया, ऊ से मिला दिया, री से मिला दिया और चारों स्वयं स्वर से मिला दिया। परंतु इनको नहीं मिलाया, ई को नहीं मिलाया, ऊ को इधर नहीं रखा और री को इधर नहीं रखा। तो इनको जब चारों ओर रखा हमने, यहाँ देखिए ये ई, ऊ, फिर री, और इसके सामने कोई भी असमान स्वर आ गया, असमान, तब क्या बनाया था हमने? असमान स्वर, तो यण संधि बनाई थी। तो ये होगी संधि नंबर 4। अब क्या किया हमने कि सबके सामने सब मिल गए, परंतु 4 जो स्वयं स्वर है वो इधर नहीं आए। किस तरफ नहीं आए? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में ये 4 स्वर नहीं आए। इसलिए जो एक संधि बच गई उसको कहते हैं हम अयादि संधि। तो ये संधियों का बिल्कुल क्रम है। पहले इनका दीर्घ रूप बना, फिर इनको तिरछा मिलाया, तब क्या बना? गुण संधि। फिर इनके साथ सभी को मिला दिया, तो क्या बना? ये वृद्धि संधि, नहीं, यण संधि। फिर क्या किया कि इसके सामने जो ए, आई और ए, ओ, औ को मिलाया तो वृद्धि संधि बनी। तो ये चारों ओर से
यहाँ इनका मिलान कर दिया, तब ये 4 संधियाँ बनी। ध्यान देख लिए, ये दीर्घ, ये 2 नंबर का अंगी, ये गुण संधि, फिर 3 वृद्धि संधि, ये 4 यण संधि। अब सब स्वरों को आपस में मिला लिया था, परंतु 4 स्वर रह गए थे जो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में प्रयुक्त नहीं हुए थे। तो अब हम यहाँ उनको रख करके फिर अयादि संधि की बात करते हैं। देखो यहाँ ए, फिर आई, फिर ओ, और फिर ये औ। अब देखिए ये सामने तो आ गए थे, मतलब अंतिम शब्द के प्रथम वर्ण के रूप में तो प्रयुक्त हो गए थे, परंतु प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण के रूप में ये इनका प्रयोग पिछली 4 संधियों में नहीं हुआ। तो अब इनके सामने कोई भी असमान स्वर आ जाए, कुछ भी आ जाए, आ जाए, आ जाए, ई आ जाए, ओ आ जाए, कुछ भी आ जाए, ए नहीं आना चाहिए, तब क्या बनेगा? ये अय बनेगा। इसमें भी वही यण संधि वाला नियम है कि जो सामने स्वर होगा वह मात्रा रूप में इसके साथ लग जाएगा। अ है तो अ लग जाएगा, और आ है तो आय लग जाएगा। तो यण संधि वाला सेम टू सेम सिस्टम है। इसके सामने असमान स्वर हो तो क्या बनेगा? आय। इसके सामने असमान स्वर है तो क्या बनेगा? अब। और इसके सामने असमान स्वर है तो बनेगा आव। तो अयादि संधि का मतलब है अय, आय, अव, आव। तो जैसे आपने गुण संधि में 3 ए, ओ, अर याद किया था, वृद्धि संधि में ऐ, औ याद किया था, उसी प्रकार अयादि संधि में आपको 4 विकार याद रखने हैं, अय, आय, अव और आव। अब हम इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। गौरतलब है बात कि यण संधि की तरह इसमें विकार पूर्व वर्ण में होता है और सामने वाला जो स्वर है वो मात्रा रूप में उस विकार के साथ लग जाता है। यह 3 संधियों से भिन्न बात है। यण संधि में और अयादि संधि में समान बात है। अब देखिए इनके 2-2, 3-3 उदाहरणों से हम अपने मत की पुष्टि करते हैं। पहला उदाहरण देखिए, मान लो इधर ए है और इधर अ है, तो हमने कहा था कि यहाँ विकार होता है। क्या विकार होता है? अ, य। तो विकार होता है तो ये हलंत होता है, परंतु अ जुड़ गया तो ये अय पूरा लिख सकते हैं। उदाहरण ने और अन। ये अन, अक, इका और आन, इस प्रकार के इसमें शब्द प्रयुक्त होंगे। तो ये 4-7-8 उदाहरण हैं, वो हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो यह संधि आसानी से की जा सकती है। साथियों, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हिंदी की प्रकृति की संधि नहीं है। हमारी परीक्षा के हिसाब से हमें इसको समझना है। हिंदी में ये शब्द जैसे आते हैं तो संधि युक्त शब्द ही सामने आते हैं। हम संधि विच्छेद के न तो हम अर्थ की गहराई को समझ पाते हैं, क्योंकि संस्कृत में तो सूत्रों और से उसकी पुष्टि की जाती है। हमारे यहाँ उस प्रकार का विधान नहीं है और न इसकी शब्दावली कोई अधिक है। तो इसके कुछ एक उदाहरण हैं, उनको हम अच्छी तरह से ठीक तरह से समझ लें तो अयादि संधि को ठीक ठीक कर सकते हैं। तो ने अन, अब देखो ना आधा हो गया, ए यह रहा, ये ए किस में बदला? यह में बदला। किस में बदला? आय, तो नया पूरा हो गया और फिर ये आ गया और नायन। उसी तरह चयन, चे, ए, अन। तो मैंने कहा था ना अन वाले उदाहरण काफ़ी है। अब है संचय,
धन अय, तो ये क्या बना, सन, ए का क्या बन जाएगा, यह, यहाँ अय नहीं है, ये अ है। तो इस प्रकार, क्योंकि ये देखो चेक ए है जो ये में बदला और उसके साथ अ जुड़ गया तो सीधा ये बन गया। समझ रहे बात को? तो हम तत्काल अगर हमें सूत्र की समझ होती है, नियम की समझ होती है, तो हम कोई गलती करते हैं तो भी उसको सुधार सकते हैं। तो इस प्रकार इसमें ए के साथ कोई असमान स्वर आता है तो अय बनता है। अब ने ये पूरा क्यों है, क्योंकि यहाँ और लगा हुआ है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण आई वाला देखते हैं। मान लो यहाँ आई लगाओ और उसके सामने अ है, तो नई, वहाँ अन किया था, यहाँ अक कर दो, क्या होगी संधि, ये आय हो जाएगी, नायक। नई इका, ये नायिका। उसी प्रकार दई इनी, ये दाइनी। अब इसमें हमने अ के उदाहरण भी ले लिए हैं और ई के उदाहरण भी ले लिए हैं। किसके अ के उदाहरण तो ये लिया नायक, और ये ई वाले उदाहरण इसमें नायिका में ले लिया और ये दाहिनी में ले लिया। तो इस प्रकार इनमें आई होते ही आय होता है और ए होते ही अय होता है। तो इस ट्रिक से हम इस अयादी संधि को समझ भी सकते हैं। इसमें ज़्यादा शब्दावली नहीं है, ये पवन, पावन, पावक, नायक, श्रावक, श्रवण, इस प्रकार की शब्दावली है, उससे हम समझ सकते हैं कि इसमें अयादी संधि है। अब यहाँ अभी तो हमने देखे थे ए और आई वाले उदाहरण, अब हम देखते हैं ओ वाले उदाहरण। अब जैसे हो, और ने अन से नयन बना और हो अन है, तो क्या बनेगा, ये शब्द बना हवन। पोवन है तो शब्द बना पवन। भोइती है तो शब्द बना भवती। अब जहाँ भी ये व आ गया, इसका मतलब यहाँ अयादी संधि है। अब ये तो हमने देखी अभी ओ वाले उदाहरण जिसके सामने आ है। अब देखें ओ के सामने दीर्घ ई वाले उदाहरण। अब इसमें आपने देखा होगा कि अब मैं सब के साथ सब नहीं मिला रहा हूँ, क्योंकि इसमें सब प्रकार की शब्दावली नहीं है। पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि अयादी संधि का हिंदी में प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ है, तो उसकी शब्दावली हिंदी में बहुत कम प्रचलित है। जो है उसके उदाहरण ही हम यहाँ लेकर अपनी बात रख रहे हैं। तो ये गो, धन, ईश भगवान ईश्वर, तो ये वही बात है। ओ के बाद में ई आ गया तो वह बना, फिर ये मात्रा लग गई, यह कवीश। यहाँ भी हमने परिवर्तन नहीं किया, आप अपनी पुस्तिका में परिवर्तन कर लीजिए। ये क्या हो जाएगा, अभी। तो अब अभी हमने ओ के उदाहरण देखे, अब हम औ के उदाहरण देखते हैं। यहाँ औ आ गया और यहाँ आ गया अ, तो क्या बना, आ व। तो
पौ अक, तो क्या बना? पावक। वैसे ही भो ओ शब्द बना भाव। धौ अक शब्द क्या बना? धावक। तो ये कुल मिला के 10-12 शब्द है। इससे आप अपनी बात समझ भी सकते हैं और उदाहरणों को याद भी रख सकते हैं। अभी हमने औ के सामने अ रख करके कुछ उदाहरण देखे। अब हम औ के सामने हर्स्व ई वाले उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा? ये आ भी बन जाएगा। जैसे नौ और इक, ये नाविक बन जाएगा। अक बनाया तब वहाँ वो उदाहरण अक वाला उदाहरण था, वो नायक था। यहाँ बन जाएगा नाविक। ये एक ही उदाहरण मिलता है जो हिंदी में प्रचलित है। इधर ऊ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? औ। तो कैसे बना शब्द? भौ और उक, तो बना शब्द भावुक। तो इस प्रकार ये अक, अन, इका, इस प्रकार के जो अंतिम शब्द है, भी 2 पद होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। तो उत्तर पद में इस प्रकार की शब्दावली जहाँ मिलती है वहाँ आप निसंकोच कह सकते हो यहाँ अयादि संधि है। अब हमने अभी अयादि संधि को विश्लेषित करके कुछ उदाहरणों से बात की। कुछ अचानक से उदाहरण अगर हमारे सामने आते हैं तो कैसे हम उनका विश्लेषण करते हैं वो भी देख लीजिए। जैसे एक शब्द है विधायक, एमएलए को कहते हैं। तो अब हमें अभी बात की थी जहाँ यह आ जाए तो आप देख लेना कि यहाँ अयादि संधि की संभावना होती है। तो यहाँ लिखते हैं ये होगा अक, और यहाँ क्या हो सकता है? अय, तो विधेय हो सकता है। दूसरे मान लो शब्द है दायक, तो ये क्या हो सकता है? वही बात दई धन अक। तो हम अचानक आए उदाहरणों को भी विश्लेषित करके समझ सकते हैं। जैसे एक शब्द आ गया श्रावण, तो वन आ गया, ये हणा। तो हम तब उसमें जब व्यंजन संधि करेंगे तब समझ जाएंगे कि नए हणा में कैसे तब्दील होता है। तो अभी हम ये ऊपर वाला उदाहरण देंगे। तो श्रौ धन अन, तो ये बन जाएगा श्रावण। ऐसे गणेश जी का शब्द है विनायक, तो संधि करेंगे विनय धन अक, विनायक। तो इस प्रकार ये अक वाले, अन वाले, इका वाले के उदाहरण से हम अयादि संधि को समझ सकते हैं। जैसे कुछ शब्द याद रख लेना, पवन, श्रावण, पावक, दायक, भावना जो शब्द है। तो भो धन अना, तो शब्द बना भावना। अब ये अचानक हमें भावना शब्द कह देते, हम तो कह सकते हैं भाव से बना होगा, परंतु अयादि संधि में जो संस्कृत में इसका व्युत्पन्न है वो ये भावना है। तो अभी जितने मैंने उदाहरण लिखवाए हैं और कुछ आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं।
टेलीग्राम पर। उसके अलावा कोई ऐसे उदाहरण नहीं बचते हैं जो परीक्षा में आपसे पूछे और आपके पास उसका जवाब ना हो। आप सभी प्रकार के उदाहरणों को आसानी से हल कर सकते हैं और अयादी संधि में ऐसी कोई भ्रांति नहीं है जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कहीं आपको कोई चक्कर पड़े। अब इसमें एक अपवाद है, उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम अपनी बात समाप्त करते हैं। अपवाद क्या है कि जैसे एक शब्द है गवाक्ष। अब गवाक्ष में मूल हम देखते हैं तो ये है गो धन अक्ष। तो अब जब ये संधि जब की थी हमने तो ये देखा था कि जहाँ ओ आ गया तो उसका विकार किस में होना था? आय में होना था। अब ये साथ लग गया तो ये बन गया, फिर ये अक्ष हो गया और यहाँ क्या बनना था? यहाँ ये गव, और इसको अगर साथ लिखते हैं तो क्या बनता है? गवक्ष। जबकि गवक्ष तो नहीं होता है, होता तो शुद्ध गवाक्ष है। अगर वर्तनीगत शुद्धि अशुद्धि में देखा जाए तो हम इसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए एक बात है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। गो शब्द है, उसके सामने जब भी कोई आपको संधि की बात होगी तो भी जो गो है वो गो के बाद में जो ओ है, एक जैसे ग फिर ओ है, तो यहाँ संधि से पहले ही ये अव में बदल जाता है। तो ये क्या बना? ये शब्द बन गया गव। और फिर शब्द पीछे क्या बचा? अक्ष। तो अब अगर हम इसकी संधि करते हैं तो ये गवाक्ष बन जाता है। तो यहाँ गौरतलब है कि यह संधि स्वर संधि के दोनों भेदों में मानी जाती है। दीर्घ संधि में भी इसको स्थान दिया गया है, जब गव और अक्ष करते हैं दीर्घ संधि बन गई, और इस अयादि संधि में भी अपवाद के रूप में इसको स्वीकृति प्रदान की गई है। इसी प्रकार ये जो जब हम करते हैं गुण संधि, तब ये गो धन इंद्र जैसे करते हैं तो यहाँ गवेंद्र बनता है, क्योंकि वो वही बात है कि आ जाता है, आ मिलकर ए मिलकर ये ऐसे बनता है गवेंद्र। गव फिर धन इंद्र ऐसे। अब ये यहाँ तो ये वही संधि लगती है अपने को, जैसे ओ आ गया और उसके सामने असमान स्वर आ गया तो क्या आना चाहिए था? ओ के सामने असमान स्वर आ जाता है तो औ बनता है। तो औ बनता तो ऐसे बनता, ये संधि कैसे होती? जैसे ग, तो औ बनता तो ग पूरा हो जाता, परंतु यहाँ ये व के साथ ऐसे लग जाता, जबकि ऐसे नहीं है। नहीं है ना, देख लो ये नहीं है। तो आप ये ध्यान रखना कि जहाँ पर भी गो के साथ इंद्र लगता है, गो के साथ अक्ष लगता है, तो गो को पहले ही गव का आदेश हो जाता है, फिर उसके सामने जो स्वरूप होता है उसके अनुसार उसकी संधि हो जाती है। तो बस दो एक उदाहरण याद रख लो, गवाक्ष है, गवेंद्र है, इस प्रकार के उदाहरण याद रख लो, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो कुछ अपवाद में होते हैं या हमारे जो नियम कायदों से भिन्न स्थिति लिए हुए होते हैं। तो अगर आपको इन शब्दों की ठीक ठीक समझ हो जाएगी तो हम आसानी से इस संधि की कोई भ्रांति है उससे मुक्त हो सकते हैं। तो इसमें तो अभी एक गवाक्ष वाला उदाहरण है, जब गुण संधि में ये गवेंद्र वाला उदाहरण है। तो आप ये ध्यान रखना, क्योंकि गो जो शब्द है उसके बहुत अर्थ है। तो गो का अर्थ इंद्रिय भी है, गो का अर्थ गाय भी है। तो कई बार ये इंद्रिय के अर्थ में आता है, कई जगह ये गाय के अर्थ में आता है। तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है कि जब ये गवाक्ष लिखना हो तो यहाँ पर दीर्घ संधि भी है और अयादि संधि भी है। दोनों परीक्षा में हो तो आपको इसमें क्या करनी है? अयादि संधि करनी है, नोट कर लेना।
हालांकि परीक्षा में ऐसा पूछा नहीं जाता है, जो कन्फ्यूजन वाले रहते हैं उसको ऑप्शन में नहीं रखते हैं। फिर भी रख भी ले तो प्राथमिकता से इसको हम को अयादी संधि करनी है, और जो गवेंद्र है उसमें गुण संधि करनी है। तो मित्रों, मैंने अपने हिसाब से अयादी संधि को समझाने की कोशिश की है, फिर भी कहीं कुछ कमी रह गई है तो उससे मुझे ज़रूर अवगत करवाएं। मेरे वीडियो को लगातार देखते रहें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।